हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, चाहे वो व्याकरण हो आपका और चाहे साहित्य हो, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी है। तो दोस्तों, इसको फुल कंसंट्रेशन होकर के इस प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से बाहर जाने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट आपको 99% तक अंक दिलाएगा, याद रखिएगा, यदि आपने इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखा है और समझा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी भाई बहन आपके, चाहे वो बुआ का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, ठीक है, बुआ वो फूफा का लड़का एक ही होता है, चाहे वो मामा का लड़का हो, ठीक है, मौसी का लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो तो आपको इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, यहां पर बताइएगा। चलिए, ऑप्शन है आपके सामने। लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृतिक से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है, या फिर अपभ्रंश से हुआ है। चलिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। चलिए, कैसे माना जाता है? कुछ बच्चे कहेंगे कि संस्कृत से हुआ है। तो चलिए, आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। चलिए, तो देखिए, जो भाषा विकास का क्रम है वो कैसा रहा है, समझिएगा। यहां पर जो सबसे पहले भाषा आई वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। संस्कृत से बेटा विकास हुआ पाली भाषा का। संस्कृत से विकास हुआ पाली भाषा का। पाली से विकास हुआ प्राकृतिक भाषा का। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा का, ठीक है। प्राकृतिक भाषा से किसका हुआ विकास? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा का। और अपभ्रंश से विकास हुआ हिंदी का। चलिए, अब बताइएगा गलत लगाया मैंने या सही आंसर लगाया है। तो जो हिंदी का विकास माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश भाषा से। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की जननी है अपभ्रंश भाषा। यदि पूछता है कि आदि जननी कौन है, ठीक है, तो संस्कृत से लेके प्राकृतिक का जो भी आपके ऑप्शन में हो वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहां पर हमारा सही आंसर होगा वो होगा अपभ्रंश, ठीक है। जो बेटा अपभ्रंश है, ये 3 भागों में इसको हम बांटते हैं, ठीक है। एक तो आपका शौरसेनी अपभ्रंश होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश होता है और मागधी अपभ्रंश होता है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है एक तो आपकी जैसे पश्चिमी अपभ्रंश हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गई। जैसे देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं? जैसे बुंदेली भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, कौरवी भाषा हो गई, कन्नौजी भाषा हो गई, हरियाणवी भाषा हो गई, ये आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए, राजस्थानी हिंदी भी आती है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, जैसे मेवाती, मालवाड़ी, जयपुरी, ठीक है। तो ये सभी भाषाएं किसकी हैं? अपभ्रंश भाषा की हैं। हिंदी का विकास माना जाता है अपभ्रंश भाषा से, ठीक है। अब देखिए, जब हमने हिंदी की बात की है तो हिंदी से संबंधित देखिए और भी जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी देख लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हिंदी से पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बेटा, हिंदी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब यदि आपसे पूछता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आप कहेंगे सर कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो बेटा, आज हमने हिंदी के जितने पुरखा थे ना, पुरखा मीन्स पूर्वज, ठीक है, जितने भी पूर्वज थे सभी का हमने यहां पर विश्लेषण कर लिया है। आया समझ में? चलिए, समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपकीर्ति, अपकीर्ति, ये तो अपने आप में बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि अपकीर्ति और अपकृति, तो जो सही शब्द होगा
वो हो जाएगा अपकीर्ति। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बता दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है समास, बी कह रहा है उपसर्ग होता है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्यय होता है और डी कह रहा है संधि होता है। तो दो वर्णों का मेल जहां पर होता है वहां पर विकार उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है बेटा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके, जैसे मैं बोलता हूं अभिनय, ठीक है, अभिनय, मैं बोलता हूं अनुभव, ठीक है, मैं बोलता हूं अनाचार, ठीक है। तो जो आपका जैसे अनुभव में क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, ठीक है। अभिनय में क्या हो जाएगा, अभि हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं शब्द का, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। समास क्या होता है, समास होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाले ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नए शब्द बनते हैं उसका कोई अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है बेटा, संक्षेप होता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा सही आंसर था ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, और समास में क्या होता है, विग्रह होता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, विग्रह क्या होता है, सभी पदों को जब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विग्रह बोला जाता है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, नमस्कार, मनोहर, पवन और संयोग। चलिए, तो स्वर संधि का उदाहरण बताना है कि कौन सा यहां पर हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए क्या है, नमस्कार, तो इसका जो विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, नमः धन कार। क्या हो जाएगा, नमः धन कार। तो बेटा जब भी विसर्ग के बाद में कोई खर प्रत्यय आता है, खर प्रत्यय मतलब कोई का बाण आ गया, खा बाण आ गया, ठीक है, छा बाण आ गया, था बाण आ गया, टा आ गया, ठीक है, ता आ गया, या फिर तीनों सा आ जाएं। जब भी किसी विसर्ग के बाद में ये का, खा, छा या सा बाण आते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, दंती सा हो जाता है। वहां पर समझ में आ रहा, विसर्ग के बाद में कोई भी का बाण आए, खा बाण आए, छा आए या तीनों सा आ जाए तो वहां पर विसर्ग का सा बाण हो जाता है। जैसे हमारा नमस्कार, तो नमस्कार में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। मनोहर, तो मनोहर का जो विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, मनः धन हर। क्या हो जाएगा, मनः धन हर। तो जब भी देखिए, जब भी क्या होता है कि विसर्ग के पहले क्या आता है, आ आता है, और आ के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन आ जाए, जैसे या, रा, ला, वा और हा, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और आ और ऊ मिलाकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। तो नमस्कार में भी विसर्ग संधि और मनोहर में भी विसर्ग संधि। अब बचा आपका पवन, तो पवन में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। संयोग में कौन सी संधि हो जाएगी, संयोग में हो जाएगी समधन योग, ठीक है। जहां पर भी मां के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो वहां पर हो जाती है व्यंजन संधि। तो पवन में आपकी अयादि संधि हो जाएगा, तो अयादि आपकी एक स्वर संधि है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कह रहा है कि आचार शब्द में कौन सा उस उपसर्ग लगा दें कि उसका अर्थ जुल्म निकले। तो आचार में यदि हम कौन सा उपसर्ग लगा दें, अति,
तो क्या बन जाएगा, अति धन आचार मिलकर क्या बन जाएगा, अत्याचार। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जुल्म होता है। ठीक है, दुराचार का क्या मतलब होता है, दुर जैसे आचार, दुराचार का मतलब क्या होता है, दुराचार का मतलब क्या होता है, बुरा आचरण वाला व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर जो अनाचार होगा उसका मतलब होता है जुल्म। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, मेहनत करते रहिएगा। यदि आपको लग रहा है कि मेहनत किए बिना हमें सफलता मिल जाएगी, तो यह तो असंभव है। मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि देखिए परीक्षा का आपका टाइम कम बचा है आपके लिए। ठीक है, आपकी परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा आपके पास में टाइम कम है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हिंदी और जीके और जीएस का ऐसा मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। आप हमारे प्रैक्टिस सेट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन आपको एक काम करना होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और जो भी प्रतिदिन हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं आप इनको देखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं साथ में उनको नोट जरूर कर लें। और जब भी आपकी परीक्षा हो उसके पहले इन सभी को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि विशेषण और विशेष योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्वंद्व समास बनता है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष और द्विगु समास। चलिए, तो देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर होता है द्वंद्व समास। जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, माता पिता। ठीक है, मैं बोलता हूं भाई बहन, भाई बहन। अब देखिए दोस्तों, कोई कोई टीचर क्या होता है, बताता है कि जहां पर भी आपको योजक शब्द मिल जाए वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। अब क्या बताइए, किसी चीज का शॉर्टकट होता है क्या? अरे जो सीखना है बेटा वो सीखना ही है, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। आपको शॉर्टकट बताया जाता है, कहीं पर आपको योजक चिन्ह मिले तो वहां पर द्वंद्व लगा दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, तो बेटा जो इसमें समास है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, मैं बोलता हूं रातों रात, रातों रात। आप बोलेंगे कि रातों रात में द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास नहीं है, याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है। देखिए जब भी विलोम मिले, जैसे मैं बोलता हूं माता पिता, भाई बहन, यहां पर जरूरी है शब्दों का विलोम होना। ठीक है, याद रखिएगा, वहां पर होगा द्वंद्व समास। जैसे धीरे धीरे, रातों रात। इसके अलावा जैसे मैं बोलता हूं यथाशक्ति, यथाशक्ति, प्रतिदिन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहां पर अव्यय हो जाएंगे। तो यहां पर होता है अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा। कभी भी योजक चिन्ह को यदि आप देख रहे हैं तो इसके साथ में देखिएगा शब्द विलोम है या नहीं है। तो ट्रिक वहीं पर हर जगह काम नहीं आती है। जब आपको आ ना रहा हो कोई चीज, ठीक है, कोई समझा ना रहा हो आपको, पर मैं तो समझा रहा हूं ना आपको सभी चीजें। जब आपको कोई समझाता नहीं है तो भाई ट्रिक यदि आपको बता रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए सुन लीजिएगा। लेकिन यदि आपको बताया जा रहा है तो आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, जैसे देखिए गुण संधि की आपको बताते हैं ट्रिक, कि जहां पर एक मात्रा आपको लगी मिलती है वहां पर होती है गुण संधि। तो देखिए मैंने आपको एक उदाहरण अभी बताया था, मनोहर, बताया था मनोहर। तो मनोहर में तो बेटा विसर्ग संधि थी। अब जो बच्चों को आता नहीं है तो वो आप क्या करेंगे कि एक मात्रा देख के गुण संधि लगा कर आ जाएंगे। तो ट्रिक के पीछे मत भागिए, जो वास्तविकता है, वास्तविकता है वही रहेगी। ठीक है, ट्रिक आपको गर्त में ढकेलती है, याद रखिएगा। आपका सिलेक्शन ट्रिक से नहीं होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चीजों को सीखेंगे नहीं और सही प्लेटफॉर्म का चयन नहीं करेंगे, तब तक आपको सभी चीजें आने वाली नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम देखिए प्रश्न कह रहा है कि विशेषण विशेष कि योग से कौन सा समास बनता है। तो मैंने द्वंद्व बता दिया आपको, कर्मधारय, जहां पर भी विशेषण विशेष हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए जहां पर आपको तुलना नजर आए, विशेषण विशेष हो, तुलना नजर आए, वहां पर होता है कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता हूं
चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। तो मुख क्या है यहां पर बेटा? विशेष है, और चंद्रमा क्या है यहां पर? विशेषण है, ठीक है। तुलना की जा रही है यहां पर तुलना की जा रही, जहां पर भी तुलना की जाए वहां पर होता है कर्मधारय समास, ठीक है। तत्पुरुष की बात करते हैं तो जैसे मैं बोलता हूं राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, विग्रह करने पर क्या बनेगा? राजा का पुत्र। का विभक्ति होती है, तो का विभक्ति किसकी होती है? संबंध कारक की, का, की, के, रा, री, रे, तो संबंध तत्पुरुष होगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें होता है उत्तर पद प्रधान। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। और जो आपका अव्ययी भाव समास होता है उसमें होता है पूर्व पद प्रधान। दिगु, तो दिगु होता है बेटा संख्यावाची, प्रथम पद होता है दिगु में संख्यावाची। जैसे मैं बोलता हूं नौग्रह, मैं बोलता हूं नौग्रह, ठीक है। मैं बोलता हूं चारपाई, मैं बोलता हूं क्या? चारपाई, ठीक है। मैं बोलता हूं तिराहा, मैं बोलता हूं तिराहा, चौराहा। जहां पर भी प्रथम पद आपको संख्यावाची नजर आता है वहां पर होता है द्विगु समास, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए कह रहा है पुस्तक है, विद्यालय, योगी या फिर लेखक। तो यौगिक शब्द बताना है आपको। चलिए तो देखिए शब्द आपके तीन यहां पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है जिन शब्दों को खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। जिन शब्दों का, जैसे मैं बोलता हूं कमल, तो कमल के खंड करने पर का, धन, मां, धन, ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मां का कोई अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं है, तो वहां पर होगा रूढ़ शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द होते हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं। दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। लेकिन उसका क्या है? अर्थ निकलना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे भोजनालय, भोजनालय, तो भोजन धन आलय से बना है भोजनालय, ये कैसा शब्द होगा? यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं जब किसी का विशिष्ट अर्थ निकलता है शब्द का। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश, तो अर्थ किस पर जा रहा है? गणेश पर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं दशानन, तो दशानन में क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। जिसके 10 हैं आनन, अर्थात भगवान, सॉरी रावण भगवान, कैसे माफी चाहता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मतलब रावण, दशानन। चलिए तो यौगिक शब्द देखना है आपने आपको कि यहां पर यौगिक शब्द कौन सा है। पुस्तक, पुस्तक में हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द। विद्यालय, विद्यालय आपका यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है गोधूम, शहीद, पड़ोसी और बहु। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो कैसे संस्कृत से आए हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते थे और वैसे कि वैसे ही अभी हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। देखिए सम, तत्सम में क्या है? सम, तो इसका होता है कि जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे कि वैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जैसे, मतलब उदाहरण से समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं आम और आम्र, तो जो आपका आम्र है यह है आपका तत्सम शब्द और आम क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो किससे आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं, मतलब जिनका प्रयोग संस्कृत में होता था पहले लेकिन रूप बदल करके अब वो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो हमारा देखिए गोधूम, गोधूम यहां पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। शहीद, शहीद आपका यहां पर तद्भव है। पड़ोसी और बहु, ये तीनों शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। चलिए कह रहा है देखिए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता
उन्हें कहा जाता है? बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द, संकर शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ऐसे शब्दों को बोला जाता है देशज शब्द। जैसे लोटा, फटाफट, बोलते हैं ना फटाफट काम करो। तो इन शब्दों का कोई मालूम नहीं है कि किस बोली से आए हैं। बेटा भारत में देखिए इतनी ज्यादा विविधता है भाषाओं में कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा शब्द कहां से उत्पन्न हो गया है। जैसे फटाफट हो गया, ठीक है, बोलते हैं डिबिया, डिबिया, ठीक है, ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। इसके अलावा देखिए तत्सम शब्द, मैंने आपको बता दिया है, तद्भव भी बता दिया। संकर शब्द क्या होते हैं? कि जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, तो देखिए जो रेल है वो है आपका इंग्लिश का शब्द और जो गाड़ी है वो है हिंदी का शब्द, ठीक है। इसके अलावा देखिए बोलता हूं टिकट घर, टिकट घर, ठीक है, तो जो टिकट है यहां पर वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द और घर है हिंदी भाषा का शब्द। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यक्तिवाचक, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की गई हो। जातिवाचक संज्ञा, जहां पर पूरी जाति का बोध होता है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पर पदार्थ का बोध होता है, जैसे मैं बोलता हूं पानी, सोना, लकड़ी, ठीक है, कपड़ा, इसमें क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा चौथा प्रकार, समूहवाचक संज्ञा, जैसे मैं बोलता हूं बाजार, ठीक है, तो बाजार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जहां पर भी आपको गुण देखने को मिले, दशा का बोध हो, ठीक है, भाव का बोध हो, वहां पर होती है भाववाचक संज्ञा होती है। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो स्त्रीत्व है इसमें किसका भाव है, सॉरी किसका बोध है? भाव का, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भाववाचक संज्ञा होती है इसके निर्माण देखिए किस किस से किया जा सकता है। एक तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मैं बोलता हूं स्त्री, तो स्त्री से स्त्रीत्व। मैं बोलता हूं पुरुष, पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषत्व, पुरुषत्व, ठीक है, पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। इसके अलावा देखिए यदि मैं बोलता हूं नारी, तो नारी से क्या हो जाएगा? नारीत्व। यह हो गई कैसी? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। इसके अलावा देखिए सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे सर्वनाम, तो सर्वनाम में क्या है? जैसे मैं बोलता हूं अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम। अपना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपनत्व, ठीक है। देखिए विशेषण से कैसे बनती है? जैसे मैं बोलता हूं सुंदर, तो सुंदर से क्या हो जाएगा? सुंदरता। यह हो गया आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से कैसा होता है? जैसे मैं बोलता हूं दूरी, सॉरी दूर, तो दूर से क्या हो जाएगा? दूरी। मैं बोलता हूं रुकना, तो रुकना से क्या हो जाएगा? रुकावट। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन से होता है? एक तो जातिवाचक संज्ञा से भी हो जाता है, अव्यय से भी निर्माण हो जाता है, विशेषण से भी हो जाता है, ठीक है, और सर्वनाम से भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए आंसुए, आंसुओं, आंसू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आंसू शब्द है वो सदा ही कैसा? एक नित्य बहुवचन शब्द है। कैसा? नित्य बहुवचन शब्द है, नित्य बहुवचन शब्द है। नित्य बहुवचन क्या होते हैं? जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता हो उसको क्या बोलते हैं? नित्य बहुवचन। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो आंसू है उसका बहुवचन क्या होगा? आंसू ही होगा बेटा। देखिए अब नित्य एक वचन शब्द देखना है आपको जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और नित्य बहुवचन शब्द देखना है कौन कौन से है। चलिए तो देखिए जैसे मैं बोलता हूं बारिश, बारिश कैसी है? एक वचन। मैं बोलता हूं बारिश आई, पानी,
पानी भी कैसा है, एक वचन है। दूध हो गया, ठीक है, घी हो गया, दही हो गया, ये सभी आपके नित्य एक वचन शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि प्रत्येक, प्रत्येक में एक वचन है या बहुवचन, तो प्रत्येक में क्या होगा, एक वचन। मैं बोलता हूं हर एक, तो हर एक में क्या होगा, एक वचन। मैं बोलता हूं भीड़, तो बहुत से लोग जो भीड़ है, भीड़ को बहुवचन लगा देते हैं। भीड़ में क्या होगा, एक वचन शब्द होगा ये, ठीक है। इसके अलावा जनता, क्या बोलते हैं, जनता भाग गई, बोलते हैं ना। इसके अलावा देखिए पुलिस, क्या बोलते हैं, पुलिस आ गई, तो ये कैसा हो जाएगा, एक वचन शब्द हो जाएगा। अब देखिए नित्य बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं, चलिए ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं, यहां पर जो सही होगा ऑप्शन सी होगा हमारा। मैं बोलता हूं आंसू, मैं बोलता हूं प्राण, ठीक है, रोम, ठीक है, दर्शन, जैसे दर्शन दिए, प्राण चले गए, आंसू आ गए, ये सभी कैसे शब्द होंगे, नित्य बहुवचनांत शब्द, बहुवचन शब्द होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए लोग हो गया, लोग कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर, क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं वो यहीं से बनते हैं। एक तो एक वचन से बनता है, नित्य एक वचन से बनता है, और नित्य बहुवचन से भी प्रश्न बनता है। क्योंकि देखिए यदि मैं, जैसे मैं लिखता हूं लड़का, तो बेटा इतना सिंपल शब्द कौन पूछेगा आपसे, ठीक है। मैं बोलता हूं लड़को, तो आप साफ साफ बता देंगे कि बेटा बहुवचन है, ठीक है। तो सरल नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा, जो नित्य एक वचन है और नित्य बहुवचन, यदि वचन से संबंधित प्रश्न बनता है तो वो एक वचन से बनता है, नित्य एक वचन से और नित्य बहुवचन से, यहीं से बनता है हमेशा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। तो कह रहा है, देखिए वाक्य क्या है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कह रहा है कि यहां पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक क्या होता है, जहां पर हे वो अरे, जहां पर भी आश्चर्य हो वहां पर होता है संबोधन कारक। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक क्या होता है, जहां पर देखिए विभक्ति हो मैं और पर, वहां पर होता है अधिकरण कारक। संबंध कारक का, की, के, रा, री और रे, इसकी विभक्ति क्या होती है, का, की, के, रा, री, रे। अपादान की विभक्ति क्या होती है, अपादान की होती है से। अब से होती है दो जगह, एक तो होती है करण की भी होती है, और एक होती है अपादान की। लेकिन अपादान की जो विभक्ति होती है इसका मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, जहां पर अलगाव की बात की गई हो, ठीक है, अलगाव की बात की गई है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या है, अलग हो रही है, ठीक है। तो जहां पर भी अलग का बोध हो वहां पर होती है अपादान कारक होता है। इसके अलावा देखिए जहां पर घृणा नजर आए तो वहां पर भी क्या होगा, अपादान कारक। करण में से का प्रयोग कैसे होता है, से का प्रयोग होता है वहां पर के द्वारा। जैसे मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो किसके द्वारा मारा, तीर के द्वारा मारा, तो वहां पर होगा करण कारक, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सच्चरित किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए है सच्चरित, चरित्र से बना है, सच्चरित से बना है, और चरित्रता से बना है। तो सच्चरित का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत धन चरित, ठीक है, मतलब सत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है। जो इसका मूल शब्द है वो क्या है, चरित। चरित में जब सत उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सच्चरित बन जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए प्राण है, लड़का है, किताब, माता। देखिए मैंने आपको अभी बताया है ये प्रश्न, हाल में ही आपको समझाया है कि नित्य एक वचन और नित्य बहुवचन शब्द क्या होते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं तो आपको बताऊंगा पर बाद में बताऊंगा, आपको मैंने हाल ही में पढ़ाया है अभी, और यदि आप फिर भी भूल जाते हैं तो ये आपका दोष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
चलिए, कह रहा है कि का वर्ण किसके योग से बना है। ऑप्शन ए का और सा से बना है, का और रा से, का और आ से, और जा और या से। चलिए बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपको समझना है यहां पर स्वर और व्यंजन, जब आप इसको समझ जाएंगे स्वर और व्यंजन को, तो अपने आप इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहां पर का और आ क्यों लगाया है। जो बेटा स्वर होते हैं इनका उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से, इनको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण किसके साथ में, स्वर के साथ में होता है। किसके साथ में होता है, स्वर के साथ में होता है। ये बिना स्वर के इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता है व्यंजन का। ठीक है, तो देखिए का के साथ में क्या होता है, आ। ऐसे यदि आप खा लिखते हैं तो खा वो शुद्ध रूप माना जाएगा, कैसे, ऐसे माना जाएगा। तो खा के साथ में भी आ लगा होता है, तभी आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। चलिए अब देखिए ये ऑप्शन देखते हैं, का और सा। तो का और सा मिलकर क्या बनाता है, छा बनाता है। ठीक है, जा और या मिलकर बनाते हैं ज्ञा। ये आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छा, त्रा और ज्ञा और डरा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइएगा योजक चिन्ह कौन सा है, बताइएगा। तो देखिए ये तो होता है आपका अल्पविराम, ये कॉमा टाइप का होता है, ये होता है अल्पविराम। जहां पर भी कहीं पर हम थोड़े समय के लिए रोकते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है अल्पविराम का। यह होता है पूर्ण विराम और यह है आपका योजक चिन्ह। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए यह तो हो गया आपका अल्पविराम। अर्धविराम कौन सा होता है यह भी आपको जानना है। अर्धविराम, अर्धविराम होता है कि इस कॉमा के ऊपर आप एक बिंदी रख दीजिएगा, तो यह हो गया आपका अर्धविराम। इसके अलावा विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, यह पूर्ण विराम के नीचे थोड़ा सा यहां पर बिंदी रख देते हैं तो होता है उसका विस्मयादि बोधक चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, 0। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि शून्य को कौन सा चिन्ह बोला जाता है, शून्य को तो बोला जाता है उसको लाघव चिन्ह। इसके अलावा देखिए हंसपद, इसको क्या बोलते हैं, हंसपद बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गौण किसका विलोम है। ऑप्शन ए प्रमुख, विद्वान, मूर्ख या फिर लघु का। चलिए तो देखिए गौण का अर्थ होता है बेटा, गौण का अर्थ होता है अप्रधान, अप्रधान। तो इसका विलोम क्या होगा, मुख्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुख्य, मुख्य या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रमुख। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो बताना है, देखिए संज्ञा है और विशेषण का जोड़ा यहां पर कौन सा सही नहीं है। चलिए तो देखिए पिता से क्या हो गया, पैतृक। जैसे हम बोलते हैं पैतृक गुण नहीं है उसमें। ठीक है, तो पिता का क्या बन जाएगा, पैतृक विशेषण हो जाएगा। आदि से क्या बनेगा, आदिम। जैसे बोलते हैं ना आदिमखोर जानवर, तो यहां से क्या हो जाएगा, आदि से बनता है क्या, आदिम। विष से क्या बन जाएगा, विषैला। विषैला सर्फ, सर्फ की विशेषता क्या है, विषैला होना। लेकिन प्रांत से प्रांतिक, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन ए सांस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या फिर संस्कृत। चलिए तो देखिए बेटा जब भी आपको विशेषण बनाना हो, चलिए तो जैसे मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं प्रमाण। प्रमाण के साथ में एक प्रत्यय, जब भी क्या होता है विशेषण के साथ में हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जो वर्ड, जो भी आपका शब्द का पहला अक्षर होता है यह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं प्रमाण, प्रमाण के साथ में मैंने जोड़ा एक प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। मैं बोलता हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। जैसे मैं बोलता हूं समाज, समाज, तो समाज के साथ में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक।
सामाजिक, ये गलतियां कर देते हैं बेटे। प्रमाण जैसे लिखा है और इसी तरह क्या वो लिख देते हैं हम प्रमाणिक, तो ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, तो इसी प्रकार संस्कृति में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा सांस्कृतिक। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने बताया क्यों है कि इसका दीर्घ हो जाता है, ये बेटा कोई नहीं बताता है। जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता है, याद रखिएगा। ये कोई नहीं बताएगा कि एक डंडा यहां पर लग जाएगा, एक डंडा यहां पर हट जाएगा, ये कोई नहीं बताता है। सब आपको आंसर सेलेक्ट करेंगे और सीधे निकल लेंगे, याद रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी चीजें समझ में भी आनी चाहिए, याद रखिएगा। ऐसे फालतू का ज्ञान यदि आप लेने के लिए बैठे हैं कहीं पर भी तो मत बैठिएगा। आपका समय बहुत मूल्यवान है, याद रखिएगा इसको। यदि आप चाहते हैं कि आपके समय का सही प्रयोग हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जाती है जो आपके समय को बर्बाद करेगी। तो चलिए, संस्कृति का क्या होगा? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है भू, धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, ठीक है, वसुंधरा, वसुधा, क्या हो जाएगा? वसुधा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? रत्न गर्भा, क्या हो जाएगा? रत्न गर्भा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक। चलिए बताइएगा, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी? एक तो है कामायनी, ठीक है। इसके अलावा हो गई देखिए आंधी, कामायनी हो गई, आंधी हो गई, ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा देखिए पुरस्कार, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका हो गया, परिमल, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? एक तो है पतझड़, ठीक है, पतझड़। इसके अलावा देखिए चिदंबरम, कौन सी? चिदंबरा। और पल्लव हो गया, जैसे गुंजन हो गया, ये सभी रचना किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। महादेवी वर्मा की रचना है यामा हो गया, नीरजा हो गया, निहार हो गया, रश्मि हो गया, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है वायु, पृथ्वी, तालाब, देवता। तो देखिए वायु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? समीर हो गया, हवा, पवन, वात और मारुति, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर याद रखना है, एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए ही पूछा जाता है। सरल है लेकिन कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा। जो वायु का एक पर्यायवाची है वो है अनिल, क्या है? अनिल। और आग का पर्यायवाची होता है अनिल, क्या होता है? अनल। तो याद रखिएगा अनिल की जगह आपको अनिल दे देगा, तो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और वहीं पर गलत लगा कर आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी कह रहा है श्लेष अलंकार, और सी कह रहा है अनुप्रास और यमक अलंकार। चलिए तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो जहां पर भी बेटा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया गया हो, जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर बातें दी गई हो, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि मतलब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और लंका पहले ही जल गई।
तो जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया गया हो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है कि जब शब्द एक बार आए, श्लेष का अर्थ होता है, पहली बार समझिएगा, चिपकना। क्या होता है? चिपकना। तो शब्द क्या होगा? एक। जैसे आपको उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी, मान लीजिए पानी शब्द क्या है? एक बार, जब भी कोई शब्द एक बार आए और उसके कई अर्थ निकले, तो चिपकना का अर्थ क्या है? कि मतलब यहां पर चिपकने का जो अर्थ है वो है कि एक शब्द के साथ में कई अर्थ चिपके हों, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है कि जब कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार होता है कि जब कोई शब्द बार बार आए और उसका प्रत्येक बार शब्द बदल जाए, उसका प्रत्येक बार अर्थ क्या है? बदल जाए। समझिएगा, जैसे उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें जो कनक कनक है वो कई बार आ रहा है, ठीक है, और प्रत्येक जगह पर इसका क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर होगा यमक अलंकार। चलिए दोस्तों, आज देखिए जितने भी प्रश्न थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। और देखिए, चाहे वो विराम चिन्ह हो, ठीक है, या फिर संधि हो या अलंकार हो, सभी टॉपिक, शायद ही कोई एक छूटा हो, सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और यदि आपने आज इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है तो समझ लीजिएगा कि आपके हिंदी में पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। तो आपको यह काम करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे, जैसा कि मैंने बताया था कि मामा का लड़का हो, वो चाहे कोई भी हो रिलेशन में, आप सोचते हैं ना, इसलिए मैंने बोला था क्योंकि आप सोचते हैं कि देखिए रिश्तेदार एक दूसरे के विरोधी होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करते हैं रिश्तेदार। यदि बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, तो कौन खूंटेगा? रिश्तेदार उसको खूंटते हैं। तो याद रखिएगा कि आप उनके बच्चों को भी इसका शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी तो उनके रिश्तेदार हैं, तो आपके माता पिता ये ना कहें भाई कि उनके बच्चे परेशान हो जाएं। ठीक है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने भी नहीं किया है तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न यहाँ पर आपने ज्वाइन किए हैं, जो आपके प्रश्न सही रहे हैं वो भी बताइएगा संख्या। चलिए, तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।